हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पे एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, यानी आ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर का एक नामांकित डायग्राम यहाँ पे हम देखेंगे और इसकी पूरी की पूरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए यदि फ्लावर की, तो फ्लावर जो है बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि आवृतबीजी पादपों का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी आवृतबीजी पादपों में ही आपको मुख्य रूप से फ्लावर देखने को मिलते हैं, इसीलिए आवृतबीजी पादपों को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि फ्लावर यानी कि पुष्प ही किसी भी आवृतबीजी पादपों के जनन अंग है। यानी जो भी आवृतबीजी पादप है उनमें जनन अंग पुष्प ही होते हैं, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, इनका निर्माण जो है मुख्य रूप से फ्लावर के अंदर ही होगा। तो पुष्प किसी भी आवृतबीजी पादपों में जनन अंग होते हैं। तीसरी चीज आपको याद रखनी है और अक्सर आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अक्सर ये पूछा जाता है कि पुष्प है तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ये चीज आपको याद रखना है। यानी एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर की यदि बात की जाए तो यह एक रूपांतरित प्ररोह होता है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब होता है कि जो आप बीज बोते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि एक भाग निकल करके नीचे की ओर जाता है जिसको कि रेडिकल कहते हैं, जिससे कि जड़ों का विकास हो जाता है, और जो ऊपर साइड वाला भाग जाता है जो कि प्ररोह कहलाता है। अंत में आप पाएंगे कि वही प्ररोह जाकर के किसमें रूपांतरित हो जाता है, फूल में। तो इस प्रकार से पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। इसके बाद देखिए यदि आप किसी भी फ्लावर की संरचना को देखेंगे तो आपको कई सारे भाग दिखाई देंगे मुख्य रूप से। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आप नीचे की ओर देखेंगे तो पुष्प ग्रंथ यानी देखिए पेडिकल दिखाई देता है। इसके बाद थोड़ा और ऊपर आएंगे तो पुष्पासन दिखाई देगा। फिर ओव्यूल्स, ओवरी, प्लेसेंटा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमेन, ये सब भाग क्रमशः दिखाई देते हैं। तो यहां पे एक एक करके हम पूरे भागों को, फ्लावर को आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ समझाने वाले हैं कि पुष्प के कौन कौन से फ्लावर हैं, ये इनके क्या क्या फंक्शन है, ये भी आप साथ में देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पुष्प ग्रंथ या डंठल, तो देखिए फ्लावर की यदि आप संरचना देखेंगे तो कोई भी फ्लावर जो है वो किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। तो किसी भी शाखा या टहनी से जिसके माध्यम से फ्लावर जुड़ा होता है वही उसका पुष्प ग्रंथ या डंठल कहलाता है। तो देखिए यह पुष्प का व्रंत अथवा डंठल होता है तथा जिन पुष्पों में व्रंत पाया जाता है ऐसे पुष्पों को हम सव्रंती पुष्प कहते हैं। दो चीजें यहां पे आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि यह पुष्प का व्रंत अथवा डंठल होता है, अर्थात पुष्प व्रंत पुष्प का डंठल या व्रंत होता है जिसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। और ऐसे सभी के सभी पौधे या ऐसे सभी के सभी पुष्पों को हम क्या कहते हैं, सव्रंती पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में व्रंत या डंठल पाए जाते हैं उनको हम सव्रंती पुष्प कहते हैं। तो अब आप यहां पे डायग्राम में देख भी सकते हैं कि फ्लावर का जो सबसे निचला वाला पार्ट, यह जो सिलेंड्रिकल यानी जो बेलनाकार पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है पुष्पव्रंत यानी कि पेडिकल। और मुख्य रूप से इसी के द्वारा कोई भी फ्लावर किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। अब इसके बाद जब आप दूसरे भाग में आएंगे तो पुष्प का दूसरा भाग आप देखेंगे पुष्पासन, यानी कि जिसको हम कहते हैं थैलमस। थैलमस या पुष्पासन की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का वह अंग होता है जिस पर पुष्प के चारों प्रमुख भाग उपस्थित होते हैं। नाउ देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पुष्प व्रंत या डंठल की, तो पुष्प व्रंत या डंठल के बाद आप पाएंगे कि जो पुष्पासन होता है यह एक ऐसा भाग है जिसके ऊपर पुष्प के चारों प्रमुख भाग उपस्थित होते हैं। अब यदि बात करें पुष्प के चारों प्रमुख भाग की, तो देखिए दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये चारों ही क्या होते हैं, पुष्प के चार प्रमुख भाग हैं। और ये चारों ही प्रमुख भाग जिस भाग के ऊपर आश्रित होते हैं या जिस भाग पर विराजमान होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन एक ऐसा भाग है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि पुष्प के चारों प्रमुख भाग उपस्थित होते हैं, अर्थात पुष्प के चारों भाग जो है पुष्पासन पर ही आश्रित होते हैं, इसीलिए तो इसको हम पुष्पासन कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प के चार प्रमुख भागों की। थैलमस को आप यदि देखेंगे तो ये जो आपको पूरा का पूरा यहां पे ब्लैक कलर से हमने शो कर रखा है, ये जो गोलाकार संरचना यहां पे आपको दिखाई दे रही है, यही कहलाता है पुष्पासन यानी कि थैलमस।
अब पुष्पासन या थैलमस में जब आप पाएंगे तो हमने क्या कहा कि पुष्प के चारों प्रमुख भाग किस पर आश्रित होते हैं? पुष्पासन पर। तो देखिए एक तो हो गए ये आपका बाएं दलपुंज, जिसको आप सेपल कहते हैं। इसके बाद फिर आप पाएंगे बाएं दलपुंज के बाद आप देखिए दलपुंज हो गए। तो ये पूरे के पूरे दलपुंज वाले भाग हो गए, ये वाले भाग, ये दल आपको दिखाई दे रहे हैं और कई दल मिल जाएंगे, दलपुंज कहला जाएंगे। तो बाएं दलपुंज हो गए दलपुंज। इसके बाद ये पुमंग और अंदर वाला पूरा भाग जयांग कहला गया। तो चारों प्रमुख भाग आप देख सकते हैं कि इस पुष्पासन पर ही आश्रित हैं। तो पुष्पासन के ऊपर ही ये बैठे हैं, इसीलिए ये क्या है? पुष्पासन है। अब इसके बाद आप पाएंगे कि पुष्प के जो चारों प्रमुख भाग होते हैं उनमें से जो पहला भाग है वो है बाएं दलपुंज, यानी कि कैनिक्स इसको कहते हैं। तो बाएं दलपुंज की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और इसकी प्रत्येक इकाई बाएं दल कहलाती है। यानी इसकी जो यूनिट होती है बाएं दलपुंज की वो सेपल कहलाती है, यानी कि बाएं दल कहलाती है। और ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। बाएं दलपुंज ओवरऑल आप देखेंगे किसी फ्लावर में तो अधिकतर आप पाएंगे कि ग्रीन कलर के ही होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि पुष्प के जो चार प्रमुख भाग है उसमें बाएं दलपुंज। बाएं दलपुंज की यदि हम बात करते हैं तो हमने आपको क्या कहा, ये आप देख सकते हैं जैसे यहां पे बाएं दल हमने बना रखा है। तो कई सारे जब बाएं दल आपस में जब मिल जाएंगे तो इनको सामूहिक रूप में हम बाएं दलपुंज कहेंगे। तो बाएं दल क्या होते हैं? इसकी यूनिट होते हैं, यानी कि इकाई होते हैं। तो किसी भी फ्लावर का जो बाएं दलपुंज होता है उसकी इकाई बाएं दल यानी कि सेपल कहलाती है। तो ये आपको कई सारे सेपल इस प्रकार से नजर आते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, और ये बेसिकली ग्रीन कलर के ही दिखाई देते हैं, अर्थात हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रमुख भाग है पुष्प का वो है दलपुंज, जिसको हम कहते हैं करोला। तो करोला की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है तथा इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है? दल कहलाती है, यानी कि पेटल कहलाती है। इसके पहले आपने क्या देखा? बाएं दलपुंज। तो बाएं दलपुंज में आपने पुंज हटा दिया तो बाएं दल क्या कहला गया? उसकी यूनिट कहला गई। सेम उसी प्रकार यहां पे दलपुंज है और दलपुंज में आपने पुंज को हटा दिया तो दल जो बचा वो क्या है? इसकी यूनिट है, यानी कि इकाई है। तो दलपुंज की यूनिट आपको याद रखना है कि दलपुंज की यूनिट क्या होती है? दल होती है, यानी कि पेटल कहलाती है। और दल हमेशा आपको याद रखना है कि ये अलग अलग रंग के हो सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि बाएं दल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के बेसिकली होते हैं ओवरऑल अधिकतर पादपों में, लेकिन जब भी बात आएगी दलपुंज की, दलपुंज प्रायः रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के रंग के होते हैं, क्योंकि दलपुंज का काम होता है किसी भी पुष्प को आकर्षक बनाना। अब जब पुष्प आकर्षक होगा तभी तो कीट पुष्प की ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे। और जब कीट किसी भी फ्लावर की ओर आकर्षित होंगे तो उनमें परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो इस प्रकार से आपने बाएं दलपुंज देखा और दलपुंज। तो बाएं दलपुंज जो होता है सबसे बाहरी चक्र होता है, फिर जैसे ही थोड़ा उसके अंदर आएंगे आपको दलपुंज मिलेगा। दलपुंज की इकाई दल कहलाती है। दलपुंज का काम होता है पुष्प को आकर्षक बनाना, और जब पुष्प आकर्षक होता है तभी तो कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। एक यहाँ पे नोट आपको ध्यान में रखनी है कि जो बाएं दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं जो पुष्प के आवश्यक चक्रों को सुरक्षा देते हैं। जैसे मान लीजिए पुष्प के आवश्यक चक्र क्या है? पुमंग और जायांग। तो पुमंग और जायांग को सुरक्षा देने का काम कौन करेंगे? सुरक्षा देने का काम यही करेंगे दलपुंज और बाएं दलपुंज। तो बाएं दलपुंज और दलपुंज आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आप इस फ्लावर की संरचना में देखें तो आपको कई सारे दल दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहां पे हमने पिंक कलर से शो करके रखा है। पिंक कलर से यहां पे आपको लगभग 1 2 3 4 5 आपको पेटल यानी कि दल यहां पे नजर आ रहे हैं। अब जब आप इनको सामूहिक रूप में कहेंगे तो इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप करोला कहेंगे, यानी कि आप दलपुंज कहेंगे। तो दलपुंज की एक यूनिट क्या कहलाती है? दल कहलाती है, यानी कि पेटल कहलाती है। तो जब भी बात आएगी इस एक पार्ट की तो एक यूनिट इसकी क्या कहलाएगी? दल कहलाएगी। तो इस प्रकार से बाएं दलपुंज हो गया और दलपुंज हो गया। अब इसके बाद देखिए जो पुष्प का तीसरा प्रमुख भाग है, पुष्प का तीसरा प्रमुख भाग देखिए आप इसमें पाएंगे। पुष्प का जो तीसरा प्रमुख भाग है वो है पुमंग। पुमंग को हम कहते हैं एंड्रोसियम। तो पुमंग या एंड्रोसियम की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का तीसरा चक्र तो होता ही है, साथ ही साथ यह पुष्प का नर जनन भाग होता है, क्योंकि जो नर युग्मक का निर्माण होता है वो इसकी के अंदर होता है। अब इसमें आप पाएंगे कि इसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, और इन लघु बीजाणु पर्ण के अंदर लघु बीजाणु यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है, जो कि आगे चल के नर युग्मक का निर्माण कर देते हैं। और इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है, यानी कि स्टैमेन कहलाती है। किसी भी पुमंग की यदि आप बात करेंगे तो पुमंग की जो इकाई होती है यानी कि जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? पुमंग की इकाई आपको याद रखना है कि पुंकेसर कहलाती है, यानी कि स्टैमेन कहलाती है।
अब आप यदि किसी भी पुंकेसर यानी कि स्टेमेन की यदि संरचना को आप देखेंगे तो पुंकेसर किसी भी पुमंग की इकाई होती है। अब जब आप पुंकेसर की संरचना को देखते हैं यानी कि स्टेमेन की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको यहां पे कई सारे भाग दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको पुंकेसर की संरचना में मुख्य रूप से दो भाग ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। तो ये ऊपर वाले जो भाग होते हैं इनको हम कहते हैं परागकोश यानी कि एंथर। ये जो आपको लोब दिखाई दे रहे हैं ना, जो कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं? परागकोश यानी कि एंथर होते हैं। और इसके नीचे का पूरा ये जो भाग होता है ये पुतंतु वाला भाग होता है जिसको कि हम फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट या पुतंतु वाला भाग नीचे की ओर होता है, पूरा लंबा वाला भाग होता है। और आपस में ये जो दोनों लोब हैं इन दोनों लोबों को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव यानी कि जिसको हम संयोजी कहते हैं, या आप योजी भी कहीं कहीं पे लिखा पाएंगे तो आप योजी भी लिख सकते हैं। तो कनेक्टिव या योजी कहला गया। अब आप पाएंगे कि परागकोश के अंदर देखिए, परागकोश में हमने क्या कहा कि कुछ तो पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर परागकोश एक कोष्ठीय होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो जिनके अंदर परागकोश द्विकोष्ठीय होता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि परागकोश कैसा है, द्विकोष्ठीय है। तो एक कोष्ठ के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक कोष्ठ के अंदर दो लघु बीजाणुधानी यानी कि दो परागधानियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहां पे आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं। तो दो लोब के अंदर आपको चार परागधानियां यानी कि चार जो है आपको लघु बीजाणुधानी दिखाई देती है। और इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर महीन पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण या हम लघु बीजाणु कहते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि किसी भी पुमंग की जब हम संरचना की बात करते हैं तो पुमंग किसी भी पुष्प का नर जनन भाग होता है, क्योंकि इसके अंदर नर जनन युग्मक बनता है। और पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर की संरचना में आपने देखा कि मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक परागकोश और दूसरा फिलामेंट यानी कि पुतंतु होता है। और परागकोश के अंदर कई सारी परागधानियों का निर्माण होता है और परागधानियों के अंदर ही परागकण यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और यही लघु बीजाणु आगे चल के नर युग्मक का यानी कि नर केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इसके बाद एक आखिरी भाग है जायांग, जिसको कि हम गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का चौथा प्रमुख चक्र होता है तथा पुष्प की आंतरिक आवश्यक चक्र। यह पुष्प का आंतरिक सबसे आंतरिक वाला भाग है और सबसे आवश्यक चक्रों में से एक है। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। जैसे कि हमने पुमंग में बताया आपको कि यह पुष्प का नर जनन भाग होता है, उसी प्रकार जायांग जो है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई अंडप यानी कि कार्पल या पिस्टिल कहलाती है। तो इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। अब आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जो संरचना होती है किसी भी गाइनोसियम की वो मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आप पाएंगे कि सबसे पहले ओवरी होती है और ओवरी के ऊपर जो नलिकाकार संरचना होती है ये कहलाती है स्टाइल यानी कि वर्तिका। और वर्तिका के सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। और यहीं पर आकर के परागकण गिरते हैं, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जायांग का निर्माण जो है मुख्य रूप से तीन संरचनाओं से मिलकर के होता है, जिसमें मुख्य रूप से है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। फिर जब आप अंडाशय की संरचना के अंदर जाते हैं तो आपको बीजांड भी दिखाई देता है और प्लेसेंटा भी दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से आपको एक नामांकित फ्लावर का डायग्राम तैयार करना है और उनके बारे में यहां पे पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको तैयार करनी है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।